नेपाल में अभी हाल ही में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वहाँ पे बड़ी हिंसक क्रांति हुई। वहाँ जेन जेड जो एक जनरेशन है उसने वहाँ पे सत्ता परिवर्तन के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया और ये बात शुरू हुई जब नेपाल सरकार ने वहाँ पे कई सोशल प्लेटफॉर्म को वहाँ पे बैन कर दिया। उसके बाद से हिंसा वहाँ भड़क उठी और ये हिंसा तब और ज़्यादा भड़क उठी जब ओली सरकार ने उसको दबाने का प्रयास किया और वहाँ पे गोलीबारी में कुछ छात्रों की और कुछ युवाओं की वहाँ पे मौत हुई। इस सिलसिले में जब से वो वहाँ पे तांडव हुआ उसके बाद से भारत में भी कई ऐसे ट्वीट देखने को मिले, कई ऐसे नेताओं के ऐसे ट्वीट सामने आए जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि भारत में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए यहाँ पे ऐसा ना हो कि हिंसा का सहारा लेकर युवा वही चीज़ दोहराए जो कभी बांग्लादेश में दोहराई गई, श्रीलंका में दोहराई गई, जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ और अब नेपाल में वो हो रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास युवा हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो नेपाल में हुआ क्या भारत में वो होने की संभावना आपको लगती है या हम उससे किस प्रकार से अलग हैं और क्या नेपाल की और भारत की तुलना हो सकती है या नहीं। आपने नेपाल का मामला देखा है जी। तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो भारत में भी इस प्रकार की परिस्थितियों को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आपको क्या भारत में और नेपाल में कोई तुलना की जा सकती है या भारत के युवा भी नेपाल के युवाओं की तरह यहाँ पे इस प्रकार के आकर्षित होकर के इस प्रकार की व्यवस्था को चला सकते हैं? पहली बात तो भारत और नेपाल की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि भारत एक बृहद देश है और नेपाल भारत की जनसंख्या दृष्टि से बहुत छोटा देश है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ रहते हैं, भारत में 150 करोड़ लगभग आबादी है भारत की। और भारत आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक है। भले भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे धर्म बोलते हैं, लेकिन भारत एक है। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि नेपाल में ऐसा हुआ है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो, ऐसा भारत में भी हो सकता है? तो नेपाल में एक भारत का जो युवा है वो सुबह उठ के पूजा करता है। नेपाल में जो प्रक्रिया चालू की है कि साइबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा युवाओं को एक भ्रमित किया गया है। पहले युवा उसमें रील बनाते हैं, कहीं रील हंसने के बनाएंगे, कहीं खेलने के बनाएंगे, कहीं कूदने के, कहीं मार काट के रील बनाएंगे और वो रील उनके दिमाग को स्थिर नहीं कर रही है। भारत में युवा नहीं है ऐसा। भारत में सुबह युवा उठता है, अपना पहले व्यायाम करता है, पूजन करता है। भारत जो देश है वेदों से चलता हुआ है, भारत जो देश है रामायण से चलता हुआ है। तो इसलिए भारत भिन्न है वहाँ से। हाँ, भारत पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ चलने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। उसमें यह है कि नए भारत के जो नेता हैं उसमें भ्रमित कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी भारत में भी इस प्रकार की मांग उठी कि ऐसा हो सकता है। संजय राउत ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री को और निर्मला सीतारमण को ट्वीट करते हुए एक उन्होंने पोस्ट करी है जिसमें वहाँ के वित्त मंत्री को भागते हुए दिखाया। वहाँ पे नेपाल की जनता मार रही है उनको। ये संकेत क्या समझते हैं आप? पहली बात तो उनको यह नहीं करना चाहिए। माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, हम सभी भाजपा के लोग थे या किसी भी दल के लोग थे, सब लोग अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। भारत का प्रत्येक वासी भारत का है और भारत के सब भाई बहन है उसमें। तो ऐसा उनको बोलना ही नहीं चाहिए। उन्होंने अपने आप को स्वयं को अपमानित किया है, ना कि उनको अपमानित किया है। अमन, नेपाल की घटना से पूरा भारत वाकिफ़ है। आप मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि भारत में भी इस प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधियाँ हो सकती हैं? क्या सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा लेना ज़रूरी है जैसे नेपाल में हुआ? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेपाल और भारत हमारे दो अलग अलग जो हैं उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। चाहे वो शिक्षा का स्तर हो या नौकरी का स्तर हो, रोज़गार का हो और पढ़ाई का जो भी स्तर है, बहुत अलग स्तर है। और भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसमें जो भी है सरकार का बहुत बड़ा रहता है। हर चीज़ में एक तरीके का इंटरफेरेंस रहता है। वो आगे लेके चलने वाली सरकार है और चीज़ें हैं। लेकिन हम अगर देखें तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और पहली बात तो भारत में ये संभव नहीं है कि ये चीज़ें दोबारा हो सके। लेकिन हाँ, इसमें ये एक परिवर्तन है कि सरकार को हमारे आज की युवा पीढ़ी को एक ना एक मौका देना चाहिए। मतलब उनके विचार विमर्शों को लेके आगे चलना चाहिए जिससे दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बैठा रहे, किसी की तानाशाही ना हो। और हर एक स्तर पे मतलब एक देना चाहिए, इंटरफेरेंस देना चाहिए कि शिक्षा का स्तर बढ़े, रोजगार का स्तर बढ़े। क्योंकि जब ये दिन पे दिन विस्तार होते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें मुद्दे ना खुलेंगे और ना हम उस क्षेत्र में जाएंगे कि किसी देश का विकास मतलब विकसित ना हो। अगर नेपाल में अगर यही चीज़ें होती कि वहाँ पे लोगों की प्रजा एक तरीके से जो सत्ता होती है उन दोनों के बीच में सामंजस्य बना होता कि हमें इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करना है, इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करना है, तो ये सारी चीज़ें होता ही ना। तो भारत में अगर इस चीज़ों को नहीं लानी है और जैसे सरकार कर रही है तो हमें रोज़गार और शिक्षा को स्तर को इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें दोहराई ही ना जा पाए।
एक चीज़ जो देखी गई है यहाँ भारत में कि भारत में भी बेरोज़गारी एक बड़ा विषय है। युवाओं के सामने रोज़गार का एक संकट है और दिन प्रतिदिन ये संकट बढ़ता चला जा रहा है और युवा यहाँ के भी आक्रोशित हैं। हम देखते हैं कि धरने प्रदर्शन में वो बैठे रहते हैं। तो क्या लगता है कि जैसे नेपाल में भी युवाओं ने किया, क्या भारत के युवा भी उसी रास्ते पे चलेंगे या इससे हट के कुछ उनके दिमाग में है, विचार में है? मेरे हिसाब से तो भारत के युवाओं को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी सरकार भारत की चीज़ें कर रही है, जैसे कि अभी आपने टैक्स वाली चीज़ें देखी, भारत ने क्या नाम है टैक्स रिड्यूस किया, वो मिडलमैन के लिए ही किया कि भाई उससे मिडलमैन को ही फ़ायदा होगा। चीज़ें उसने जैसे इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ों को इस पर टैक्स ज़ीरो किया, जिस पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से भारत के युवाओं को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ करना भी है तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे आप आजकल देख रहे हैं यूट्यूब हो गया, ये सब हो गया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप उस पर अपनी आवाज़ उठा सकते हो। मारपीट करना, किसी को मारना, किसी को घायल करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी आवाज़ उठानी है, आप अपनी आवाज़ उठाइए, युवाओं को लेकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के अभी बयान देखने को मिल रहे हैं, संजय राउत जी ने भी बयान दिया है जी, संजय सिंह का भी बयान है आम आदमी पार्टी के, और जिस प्रकार से वो उकसा रहे हैं पब्लिक को, तो आपको लगता है कि इसकी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के जरिए ही देश को बदलाव चाहिए या इसके जरिए बदलाव नहीं, चाहिए? लोकतांत्रिक दिशा से ही बदलाव होना चाहिए। ऐसे उत्साहने से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे उत्साहने जैसे लोग जो जिन पार्टी को सपोर्ट कर रहा होगा वो आ जाएंगे, जो नहीं कर रहा होगा वो आ जाएंगे, जिससे कुछ हुआ होगा तो वो सामने आ जाएंगे। तो एक भारत को एकजुट होकर इस चीज़ से प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। और रही बात भारत और नेपाल की, तो नेपाल एक बहुत छोटा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन भारत को युवाओं का देश है, सबको इकट्ठित होकर इस चीज़ पे बात करनी चाहिए और उस पर आगे फैसला लेना चाहिए। वीरेंद्र, आप अधिवक्ता भी हैं और बहुत सोशल एक्टिविटी भी रहते हैं, आपसे ये जानना है जैसे भारत में के जो युवा हैं और नेपाल के जो युवा हैं, नेपाल के युवाओं ने जो कदम उठाया और पूरी सत्ता को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ पे सरकार जो है अपनी कर रही थी, अपने लोगों की जेबें भर रही थी, युवाओं के लिए उनकी कोई नीति नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि भारत का युवा भी किसी से राह पे चल सकता है या भारत के युवाओं में और नेपाल के युवाओं में कुछ अंतर है? बिल्कुल ठीक। युवाओं की अगर बात करें तो नेपाल में जो ये क्रांति हुई, मतलब क्रांति ही कह लीजिए उसको, युवाओं के अंदर एक असंतोष इस चीज़ का भी रहा कि एलीट क्लास या बड़े व्यापारिक वर्ग हुए या पॉलिटिकली जो स्ट्रांग लोग हैं, उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं फॉरेन में और हम यहाँ अपने बेसिक नीड्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी क्रांति का बड़ा कारण रहा। तो यहाँ पे जो जैसा चल रहा है कि कुछ विपक्ष के लीडरों ने ट्वीट किया कि यहाँ पे भी हो सकता वहाँ, तो यहाँ के युवाओं को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि इनके अपने बच्चे, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, उनके अपने बच्चे तो स्थापित हैं, वेल सेटल्ड हैं और वो बताते हैं युवाओं को कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप अपने मुद्दों पे न रहो, आप अपने रोज़गार पे ध्यान न दो, आप हमारी लड़ाई लड़ो चल के आगे। वहाँ से वो अपने मार्ग से भटकते हैं। तो युवाओं को इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा नेता या फिर हम जिसको फॉलो करते हैं वो कह रहा है वो सही है कि नहीं और हमारे किस प्रति अनुकूल है वो। और बाकी भारत संविधान से चलने वाला देश है, बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो संविधान को या लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते होंगे, वो हर देश में, चाहे फ्रांस हो चाहे बांग्लादेश चाहे नेपाल, तमाम उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करनी चाहिए और ये जो ट्वीट करने वाले लोग हैं इनके ऊपर भी तमाम प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भारत में भी युवाओं के सामने रोजगार का एक बड़ा संकट है। हम तमाम बार देखते हैं कि धरना स्थल पे भी तमाम युवा आज भी धरना देके बैठे हुए हैं, उनकी नौकरी स्थापित नहीं हो पा रही हैं या जो रोजगार आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रहा है, उनके घर की चिंताओं को दूर कर पा रहा है या फिर उनके अंदर किस प्रकार का आप चिंतन देख रहे हैं? चिंतन जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से या फिर तमाम प्रचार ऐसे होते हैं कि तमाम स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं, तो युवाओं को उसमें भागीदारी लेनी चाहिए ताकि वो नहीं किसी बड़ी जॉब में तो बेसिक नीड के तो काम अपने स्वयं से कर सके। अब बाकी जो है, अब युवाओं का दिमाग इस समय ज़्यादा यूज़ हो रहा है गेमिंग ऐप चल रहे हैं और बड़े जो स्पोर्ट्स आइकन्स हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि नहीं हम इसको फॉलो करते हैं, ये ठीक है। या फिर वो जो है दूसरी तरीके के जो है दूसरे कामों में लिप्त है, ब्रेन एकदम हाईजैक हो चुका है फ़ोन के माध्यम से, तो वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। नशा हावी है पूरी तरीके से,
गेमिंग ऐप हावी हैं पूरी तरह। जब इस काकश से बाहर निकलेगा युवा तब अपने बारे में ध्यान दे पाएगा। सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जैसे रील के चक्कर में अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हुए उसका एक बड़ा असर नेपाल में हुआ, तो भारत में अगर इस प्रकार की अगर व्यवस्था कभी बनी कि हमने कोई ऐप बैन किए तो क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? हालांकि भारत ने पहले भी टिकटॉक वगैरह तमाम चीनी उसको बैन किया था। सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत में कभी ट्विटर या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम बैन नहीं होगा, क्योंकि भारत ने खुद ने उनके डेटा सेंटर्स इंडिया में स्टोर करके रखे हैं और वहाँ पे हमारे ग्रीवेंस ऑफिसर भी हैं। अगर कोई क्राइम हो जाता है तो हम वहाँ से रिपोर्ट मंगाते हैं। तो इंडिया में तो बैन नहीं होंगे, और अगर ऐसी स्थिति आती भी है कि ये या फिर कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स बैन भी होते हैं तो इंडिया में इतने इनोवेटिव लोग हैं कि वो खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और नेपाल एक देश बन के पूरा काम करता है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वो बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। फिर अगली बात ये रही कि उनके पार्लियामेंट को जलाया, गोलीबारी हुई, होटल्स को जलाया गया और कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया, तो भारत की और नेपाल की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इंडिया का पार्लियामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो इंडिया में ऐसा हो जैसा नेपाल में हुआ है वैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंट के केसेस आए थे, मेरी एक दोस्त है MBBS करी है फिलीपींस से, तो उसके साथ एक वर्क फ्रॉम होम इन्वेस्टमेंट का स्कैम हुआ था। तो चीज़ें वो लोग इसलिए फेस करते हैं क्योंकि वो लोग घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, वो नहीं वेस्टर्न चीज़ फॉलो करते हैं कि हमें मम्मी पापा से नहीं मांगना है, हमें खुद पे डिपेंड करना है। तो वो ये चाहते हैं कि हम घर से पैसे ना मांगें और ख़ुद पैसे कमाएं। तो वो इसी चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में आके फंस जाते हैं। और बाकी तो हमारे यूथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई SEO कर रहा है, कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, कोई यूट्यूब की वीडियोस बना रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है। तो नेपाल और भारत का यूथ में तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो युवा जो हैं वो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे कि ज़मीन पे उतर के कुछ काम करें। रील के ज़रिए जो उनको आमदनी हो रही है तो इसकी वजह से ये उनको लगता है कि ये रोज़गार मिल रहा है हमें, और ये हम रोज़गार जो सरकार नहीं दे पा रही है हमको यहाँ से मिल रहा है। तो ये इस भारत में भी युवा रील बनाते हैं और बहुत से लोगों को इससे पैसे भी मिल रहा है। तो आपको लगता है कि अगर मान लीजिए उनकी रील प्रभावित होगी तो भारत में ऐसा करना संभव है? क्या ये ज़रूरी है भारत में? अगर कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होता है तो ऐसा मतलब नेपाल की जैसी सिचुएशन नहीं आएंगी, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंडिया में जो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जो कनेक्शंस भी हैं, वो भी खुद यही मौका ढूंढते हैं कि हम जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है सोशल मीडिया का, हम उसे बीट करके कैसे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ला सकें। तो हमें इससे नहीं डरना चाहिए कि अगर इंस्टा बैन हो गया या फिर फेसबुक बैन हो गया तो हमारी भारत की यूथ कहाँ पे अर्निंग करेगी। तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल राहत लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इंडिया की कुछ चीज़ें हैं, इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आगे आके खड़े हो सकें। क्योंकि जब हम दूसरे देशों से जैसे USA उनका इंस्टाग्राम वगैरह है, तो अगर हम दूसरे देशों की सर्विस यूज़ करते हैं तो वहाँ भी डेटा ब्रीच होता है। वो हमारे हर चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि गूगल हम पे कंट्रोल करता है, हम कुछ भी बोलते हैं तो फ़ोन खोलते हैं तो देखते हैं कि अरे वही चीज़ सामने आ गई, तो एक डेटा चोरी ही तो है ना। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें जो भी प्लेटफॉर्म से मेजर, वो इंडिया के ही इनबिल्ड हों। तो उससे हमारी इंडिया की प्राइवेसी भी बढ़ेगी और हमारे यूथ को भी काम मिलेगा। काम तो अभी भी है, लेकिन वही फिर मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ कि भारत और नेपाल का कंपैरिजन तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भी आपने पूरा नेपाल का प्रकरण देखा हुआ है, नेपाल में जो हालात हुए हैं उसके बाद से भारत में भी, क्योंकि विपक्ष एक कैंपेन चला रहा था कि वोट चोरी का, तो वोट चोरी के कैंपेन को लेकर के बात और आगे बढ़ी। यहाँ के कुछ नेताओं ने इस तरह के ट्वीट किए और इस तरह के संदेश दिए कि भारत में भी इस तरह का हो सकता है कि भारत के युवा तुम कब जागोगे। मतलब इन्होंने भी हिंसा फैलाने का संदेश दिया है कि भारत में भी हिंसा करो और सत्ता परिवर्तन कर दो। ये कितना गैर ज़रूरी है और क्या युवाओं को ये करने का संदेश देना सही है, और क्या युवा भारत का इस दिशा में जाएगा? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में अपोजिशन वालों की मति भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप नेपाल और भारत को कंपेयर कर रहे हैं और वहाँ के युवाओं को देख के भारत के युवाओं को कह रहे हैं कि आप भी उसी हिसाब से तख्ता पलट कर दीजिए, वहाँ की सरकार भी तमाम चीज़ों पे बैन लगा रही है, वहाँ पे जैसे बैन लगाए, तो वो बहुत गलत है। और रही बात ऑपोजिशन की बात की, वो जो कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो उनके हिसाब से वोट वहीं चोरी हुआ है जहाँ पर वो हारे, जहाँ पर वो जीते हैं वहाँ पर वोट नहीं चोरी हुआ है। ये मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर कांग्रेस हारती है वहाँ पर वोट चोरी होता है, और जहाँ पर कांग्रेस जीतती है वहाँ पर वोट कभी नहीं चोरी होता है।
ये तो मैं सरासर कहूँगा कि अपने देश को नीचा दिखाने के लिए हमेशा एक ही पार्टी आगे रहती है, वो है कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार से युवाओं को यहाँ पे देखिए समस्या रोजगार की भारत में भी हैं। यहाँ युवा बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन रोजगार ना तो स्थायी दिखता है उनको ज़्यादा। अभी अग्निवीर योजना है, उन्होंने एक बड़ी योजना ख़त्म करी जिसमें स्थायी एक नौकरी थी। तो आपको लगता है कि रोजगार एक संकट ऐसा है जो युवाओं को कहीं ना कहीं परेशान करेगा आगे चल के? भारत का युवा इंस्टाग्राम रील्स, बेटिंग साइट्स और ये जो नाच गाना, इसको कोई भी रोज़गार नहीं समझता है। अगर देखा जाए तो कहीं पर भी बेरोज़गारी नहीं है। अगर आदमी मार्केट में निकले तो मार्केट में पैसा है, वो अगर काम करना चाहे तो मार्केट में काम है। अगर इंसान अपनी मेहनत से और लगन से काम करेगा तो उसको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। ये चीज़ मैं भी देख चुका हूँ मार्केट में, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। मैंने भी वही स्ट्रगल किया है जो आने वाली मेरे जो छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, वो भी जो दौर देखेंगे वो दौर हमने भी देखा है। जो स्ट्रगल हमने किया है वही स्ट्रगल वो भी करेंगे आगे। वही भी एक सवाल उठाएंगे कि मैं बेरोज़गार हूँ। अरे भाई, आपने कॉलेज कर लिया, आपने पढ़ाई कर लिया, अपना कोर्स कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है बेरोज़गार हो। और इंस्टाग्राम रील्स, बेटिंग साइट्स और कोई भी अन्य अदर ऐप या कोई भी जो सोर्स ऑफ इनकम ऐप्स होती है जो लोन भी देती हैं, कुछ भी करती हैं, वो कोई भी एक तरीके से रोज़गार का जरिया नहीं है। और मेरे हिसाब से भारत और नेपाल को कंपेयर करना हाथी और चींटी के बराबर की बात है। 19-20 तो हो ही नहीं सकता कहीं से। तो ऐसा नहीं लगता इस दिशा में भारत के युवा वगैरह जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन का काम ही है कि मतलब कुछ मुद्दा उठाना, तो मुद्दा उठाते हैं वो। पर हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे इतने डिपेंड नहीं है हमारे लोग, हमारे युवा हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ हमारे भारत में ऐसा कुछ होने वाला है। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, कभी वोट चोरी का आरोप लगाया या किसी अन्य चीज़ का आरोप लगाया, तो आपको लगता है कि ये व्यवस्था बदलने का या सत्ता में आने का ये रास्ता सही है कि ये लोगों को उकसाया जाए, हिंसा के लिए उनको कहा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। पर पास के थ्रू देखा जाए तो एजेंडा कुछ मिलता नहीं है, तो यही लोग भड़काना, दंगे करना, उसमें दंगे कुछ लोग करते हैं, फंसते सब लोग हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे नेपाल की हालत होने वाली है, नेपाल जैसे। भारत में जिस प्रकार से युवा रोज़गार को लेकर के परेशान है, तो और कई बार हम धरना प्रदर्शन करते हुए उसको देखते हैं, तो आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है कि भारत में भी क्या कहते हैं युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति ऐसी बनाई जाए, वो सबको समानांतर लेके चले, ऐसी व्यवस्था में लेके आए जहाँ पे सबको समान अवसर मिले, ना कि किसी को तुष्टीकरण के चक्कर में कभी इसको तुष्टीकरण कर दिया, कभी उसका। तो युवाओं को एक स्पष्ट रूप से एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे उनकी ग्रोथ हो सके। हाँ बिल्कुल, ये तो आपका पॉइंट सही है कि ऐसा करना चाहिए, पर ये एक वास्ट टॉपिक है और इसमें बहुत मतलब कि उसमें जो है घुसना पड़ेगा, इसमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पर इतनी जल्दी ये कोप अप नहीं हो पाएगा। ये बहुत वास्ट टॉपिक है। और हाँ, आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है इस समय। और युवाओं को माध्यम भी बहुत हो गया, सोशल मीडिया पे एक माध्यम आ चुका है बहुत ज़्यादा इनकम होने का। सोशल मीडिया वास्ट मतलब कि एक ज़रिया है इनकम करने, पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट तो है, इसको कोप अप करना का बहुत मतलब ये उसको सरकार को भी इसमें वर्क करना ही पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक सोशल मीडिया का उपयोग एक इंटरटेनमेंट मात्र के लिए ही होना चाहिए, ऐसा युवाओं को समझना पड़ेगा। आय का स्रोत बनाना उसको हमारे कल्चर में नहीं रहा कभी, और ये होना भी नहीं चाहिए। उसकी आड़ में अश्लीलता को बढ़ावा देना, गलत कंटेंट को डालना, उसको देख के और आगे की पीढ़ी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो इसमें युवाओं को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक या तो सकारात्मक चीज़ों को उसमें आगे सर्कुलेट करें और सकारात्मक चीज़ों को सीखें, उससे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके माध्यम से जो है गलत चीज़ें आगे सर्कुलेट होती हैं, या जो पब्लिक है जो इसके माध्यम से कमाई करना चाहती है वो गंदे गंदे वीडियोज़ डालना, वल्गरिटी फैलाना। अभी कुछ हमारी जानकारी में है जो युवा हैं गलत कंटेंट डालते थे, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई, लेकिन बिलेबल ऑफेंस कोई उनको सीख मिली नहीं उससे, फिर आगे उस चीज़ को आगे कंटिन्यू किए हो। तो सरकार उसके पूरी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए कि ना ये सोशल मीडिया पे गंदे कंटेंट सर्कुलेट हो, ना ही किसी तरीके की बैटिंग हो। बैटिंग चाहे जिस भी माध्यम से हो, वो कहा जुआ ही जाएगा, और जुआ युवाओं के लिए शोभनीय नहीं है, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, वो सिर्फ बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा उनको। युवाओं को उस पर ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। तो जैसा कि हमने युवाओं से बात करी और कुछ चीज़ें निकल के सामने आई, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का युवा अराजकता की बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि भारत में भी उसी तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हों जो नेपाल में हुई हैं। वो ये समझता है कि ये साजिशें कहीं ना कहीं बाहर से आ रही हैं और देशों को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन भारत के युवा अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये चिंता ज़रूर व्यक्त करी है कि रोज़गार उनके लिए एक समस्या है, उनको सही दिशा मिले, उनको सही प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि
उनका जो ध्यान है वो अपने परिवारों की चिंताओं से मुक्त हो सके। और देश अभी भी युवाओं के हाथ में है और युवा यहाँ भारत का जो है वो निश्चित रूप से जिम्मेदार है और जिम्मेदारी से काम कर रहा है, किसी साजिश में आने वाला नहीं है। जो साजिशें हो रही हैं, जो विपक्ष फैला रहा है या बाहर से हो रही हैं, उससे देश को बचाने के लिए हमारे युवा बिल्कुल सजग दिखे और बिल्कुल तैयार दिखे। कैमरामैन सुशील अवस्थी के साथ में अंशुमान दुबे, लखनऊ।